हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। आरआरबी फार्मासिस्ट सुपर 30 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोकॉइड्स फार्माकोलॉजी के पार्ट 3 को। तो इस टॉपिक की शुरुआत होने वाली है प्रोस्टाग्लैंडिन से। चलो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच टाइप ऑफ फैटी एसिड। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो ओरिजिन है वो एक्चुअली फैटी एसिड्स है, बट सवाल ये पूछा है कौन से फैटी एसिड से ये ओरिजिनेट हुआ है। फैटी एसिड्स के बहुत सारे टाइप्स है। ऑप्शन ए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऑप्शन बी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऑप्शन सी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, लास्ट ऑप्शन ट्रांस फैटी एसिड्स। तो इसमें से जो फैटी एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाता है उसका नाम है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बट इसके एग्जाम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस फैटी एसिड का नाम है अरेचिडोनिक एसिड। जब भी आपके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में कोई डैमेज होता है तो वहां से अरेचिडोनिक एसिड जो है वो आपकी मदद करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस के लिए। तो राइट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन बी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोस्टाग्लैंडिन इज नोन फॉर कॉजिंग ब्रोंकोडाइलेशन। इसमें से कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग ब्रोंकियल्स को डायलेट करता है। फर्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन D2, सेकेंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2, थर्ड प्रोस्टाग्लैंडिन I2, लास्ट थ्रोम्बोक्सिन्स A2। जैसे कि हम जानते हैं थ्रोम्बोक्सिन्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, तो बचता है प्रोस्टाग्लैंडिन D2, A2 एंड I2। इन तीनों में से ही एक आंसर होना चाहिए। चलो बताइए कौन इस क्वेश्चन को आंसर करेगा। विच प्रोस्टाग्लैंडिन इज नोन टू कॉज ब्रोंकोडाइलेशन। और इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी प्रोस्टाग्लैंडिन I2। इनके कारण बेसिकली ब्रोंकियल्स डायलेट होते हैं एज वेल एज आपकी ब्लड वेसल जो है वो भी डायलेट होती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का जो इफेक्ट है वो बेसिकली स्मूथ मसल्स के ऊपर है जो हमारे लंग्स के अंदर एंड ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रोस्टाग्लैंडिन I2। इनको और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज प्रोस्टासाइक्लिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है ल्यूकोट्राइन्स के ऊपर। चलो डिस्कस करेंगे। ल्यूकोट्राइन्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन विच टाइप ऑफ बॉडीली रिस्पॉन्स। ल्यूकोट्राइन्स का मेन काम क्या है? टू प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट रेट रेगुलेशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वहां पे आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन काम में आता है, स्केलेटल मसल्स काम में आता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स अवेलेबल है, हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपकी मदद करेगी। तो बचता है एलर्जिक रिएक्शंस। देखते हैं ऑप्शन ए सही है या गलत है। करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन ए एलर्जिक रिएक्शंस। ल्यूकोट्राइन्स को सिंथेसाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम आपकी मदद करेगा जिसका नाम है लिपोऑक्सीजिनेज, आल्सो कॉल्ड एज लॉक्स। और जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है इससे बनते हैं ल्यूकोट्राइन्स, और ल्यूकोट्राइन्स की मदद से हमारी बॉडी एलर्जिक रिएक्शंस को प्रोड्यूस कर सकती है। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। और मेनली ये एलर्जिक रिएक्शन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है इनसाइड योर लंग्स। विच ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज यूज्ड इन अस्थमा मैनेजमेंट। अगर किसी को अस्थमा हुआ है, ऐसी डिसीज कंडीशन में कौन सा ड्रग ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेगा? क्योंकि ये जो रिसेप्टर है बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इसे हमें किसी तरीके से ब्लॉक करना होगा ताकि उस अस्थमा के सिम्टम को हम कम कर सके। तो वो ड्रग कौन सा होगा? इज इट ज़िल्यूटोन, मॉन्टेलुकास्ट, साल्ब्यूटामॉल या प्रेडनिसोन? प्रेडनिसोन बेसिकली एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी का केमिकल है। साल्ब्यूटामॉल बीटा 2 रिसेप्टर अगोनिस्ट है। अब बचता है ज़िल्यूटोन वर्सेस मॉन्टेलुकास्ट। इसमें से एक मेडिकामेंट लॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करती है, दूसरी मेडिकामेंट ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर है इट इज मॉन्टेलुकास्ट। मॉन्टेलुकास्ट के साथ और एक केमिकल है जिसका नाम है ज़ाफिरलुकास्ट। ये दोनों अस्थमा में होने वाले इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स के बारे में। चलो डिस्कस करेंगे। पैफ primarily act by binding to which type of receptor?
प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का जो काम है कौन से रिसेप्टर से शुरू होता है? पहला ऑप्शन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, दूसरा ऑप्शन न्यूक्लियर रिसेप्टर, तीसरा ऑप्शन आयन चैनल रिसेप्टर, लास्ट ऑप्शन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का एक ऐसा रिसेप्टर जिसका नाम है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, also called as serpentine like receptor, also called as metabotropic receptor. तो GPCR is the correct answer for this question. GPCR के बहुत अलग अलग नाम है और 75% एक्टिविटी हमारे बॉडी की GPCR ही कंट्रोल करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए GPCR. Which condition is associated with increased level of platelet activating factor? इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर से कनेक्ट करता है? हाइपरटेंशन, अस्थमा, हाइपोथायरॉयडिज्म या ऑस्टियोपोरोसिस। एक ऐसी कंडीशन जहां पे आपके बॉडी में प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स की लेवल बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल होल्स इनसाइड योर बोन्स। जब आपके बोन से कैल्शियम का डिपॉजिट कम हो जाता है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है। आपकी थायराइड ग्लैंड से अगर हार्मोन का सीक्रेशन कम होगा उसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अस्थमा एक ऐसी एलर्जिक कंडीशन जहां पे आपके ब्रोंकियल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, आप ठीक से सांस नहीं ले सकते। एंड हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज्यादा है। और ये जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स की लेवल जो इंक्रीज होती है इसके पीछे मेन कारण है अस्थमा। अस्थमा एक ब्रीदिंग डिसऑर्डर है। इसके साथ और एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो ये दो ऐसी डिसीज कंडीशंस है जहां पे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स की लेवल जो है वो बहुत ज्यादा होती है। विच नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इज कंसिडर्ड COX-2 सिलेक्टिव? इसमें से कौन सी मेडिकामेंट सिलेक्टिवली COX-2 एंजाइम को इनहिबिट करेगी? COX के 3 टाइप्स है, COX-1, COX-2, COX-3। तो COX-2 को सिलेक्टिवली अगर ब्लॉक करना है तो आप क्या यूज करेंगे? एस्पिरिन, सेलेकॉक्सिप्स, आइबुप्रोफेन या नैप्रोक्सेन? करेक्ट आंसर है सेलेकॉक्सिप्स, विच आर सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। सेलेकॉक्सिप्स के साथ और भी ड्रग्स हैं बट कुछ ड्रग्स हमने बैन किए हैं क्योंकि उनके कारण कार्डियोटॉक्सिसिटी हुई थी। तो सेलेकॉक्सिप्स सिलेक्टिवली इनहिबिट COX-2 एंजाइम एंड रिड्यूसेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट। इसके GI साइड इफेक्ट ना के बराबर है। पेप्टिक अल्सर इसके कारण नहीं होता है, लेकिन बाकी के जो ड्रग्स हैं उनके कारण पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस है। एस्पिरिन का एक स्पेशल साइड इफेक्ट है जिसे कहते हैं रीच सिंड्रोम। ये स्पेसिफिकली छोटे बच्चों में होता है। लिवर एंड ब्रेन को ये स्वेल कर देता है, डैमेज क्रिएट करता है। दैट्स व्हाई एस्पिरिन हम न्यूनेट्स को, न्यूबॉर्न बेबीज को नहीं दे सकते। Which prostaglandin analog is used to protect gastric mucosa? इसमें से कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग ड्रग है जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट द अल्सर्स? मिसोप्रोस्टोल, अल्प्रोस्टाडिल, डेनोप्रोस्टोन, लेटानोप्रोस्ट। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली डिफेंसिव केमिकल्स है। ये HCl का जो इफेक्ट होता है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के ऊपर, उसे ये प्रिवेंट करता है जिससे कि अल्सर नहीं होंगे। तो इसमें से मिसोप्रोस्टोल जो है वो बेसिकली गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स करता है। दैट्स व्हाई नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स इंड्यूस्ड अल्सर जो होता है, अगर आपको उन्हें प्रिवेंट करना है तो आप मिसोप्रोस्टोल को यूज कर सकते हैं। लेकिन मिसोप्रोस्टोल का एक मेजर ड्रॉबैक भी है। प्रेगनेंसी में ये ड्रग आप नहीं दे सकते क्योंकि इसके कारण मिसकैरेज होने के चांसेस है। Which leukotriene is primarily involved in bronchoconstriction? अब सवाल ये पूछा है ब्रोंकियल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सा ल्यूकोट्राइन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? ल्यूकोट्राइन B4, C4, D4 या E4? ल्यूकोट्राइन्स को सिंथेसाइज करने के लिए लिपो ऑक्सीजनेज एंजाइम आपकी मदद करता है और इसे ब्लॉक करने के लिए जिल्यूटोन नाम का ड्रग अवेलेबल है। तो राइट आंसर है ल्यूकोट्राइन D4।
बेसिकली ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर इन फंक्शन है जो कि अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्राइन्स? कितना इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ल्यूकोट्राइन्स को सिंथेसाइज करना है तो एक ही एंजाइम अवेलेबल है, दैट इज लिपोऑक्सीजनेज। मोनोअमीन ऑक्सीडेजेस के दो टाइप्स है, माओ ए, माओ बी। माओ बी स्पेसिफिकली डोपामीन को मेटाबोलाइज करता है, माओ ए सेरोटोनिन, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन को मेटाबोलाइज करेगा। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज करता है और वो भी विद इन सेकेंड्स में। दैट्स व्हाई एसिटाइल कोलिन का कोई इंजेक्शन अवेलेबल है ही नहीं है, कोई फॉर्मुलेशन अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ है या हम कह सकते हैं बायो अवेलेबिलिटी ना के बराबर है। इंजेक्ट किया नहीं कि 10-15 सेकंड में मेटाबोलाइज होता है, तो उसे आप यूज कैसे करेंगे? उसकी एक्शन शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। What is the primary action of NSAIDs in reducing fever? NSAIDs एग्जैक्टली ऐसा क्या करते हैं? लाइक एस्पिरिन फीवर को रिड्यूस करने के लिए, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, कॉक्स एंजाइम इनहिबिशन, ब्लॉकिंग सेरोटोनिन रिसेप्टर, इंक्रीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। जैसे कि हम जानते हैं NSAIDs प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम कर देंगे, तो यहां पे इंक्रीज वाला ऑप्शन नहीं आ सकता। अब एस्पिरिन स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक एंजाइम को ब्लॉक करता है, दैट इज साइक्लोऑक्सीजनेज, तो ऑप्शन बी यहां पे हो सकता है। चलो चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। यस, इट इज ऑप्शन बी, इनहिबिशन ऑफ कॉक्स एंजाइम, जो प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं डिक्रीज करेगा, जिससे आप फीवर को कम करवा सकते हैं। विच एंटीरोमैटिक ड्रग इज टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर? इनमें से कौन सा ड्रग रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होता है? बट यही ड्रग टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर को इनहिबिट करेगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जहां पे आपकी ही एंटीबॉडीज आपके जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। मेथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनोमाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग, या अडालीमुमाब? अडालीमुमाब एक एंटीबॉडी है। इन चारों में से एक ही ऐसा ड्रग है जो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर है, वो है अडालीमुमाब। अडालीमुमाब, ये सेम क्वेश्चन हम लास्ट पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। विच NSAID इज लेस लाइकली टू कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट? इसमें से एक ऐसी मेडिकामेंट है जिसके GI रिलेटेड साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। एस्पिरिन अल्सर होता है, आइबुप्रोफेन अल्सर कॉज कर सकता है, सेलेकॉक्सिप्स वर्सेस नैप्रोक्सेन। सी वर्सेस डी में किसी एक को चूज करना है, लेकिन सेलेकॉक्सिप का एक पॉइंट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट इसके बहुत कम है। तो क्या लगता है बच्चे लोग, ऑप्शन सी होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? यस, इट इज सेलेकॉक्सिप। ये कॉक्स-2 इनहिबिटर है, सिलेक्टिवली कॉक्स-2 एंजाइम को इनहिबिट करता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट इसके बहुत कम है। विच प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इज यूज्ड टू इंड्यूस लेबर पेन? अगर आपको लेबर पेन को इंड्यूस करना है तो फिर इस ऐसी कंडीशन में कौन सा ड्रग आपकी मदद करेगा? मीसोप्रोस्टोल, एलप्रोस्टाडिल, डेनोप्रोस्टोन, लटानोप्रोस्ट, और वो ड्रग है डिनोप्रोस्टोन। मीसोप्रोस्टोल को यूज नहीं करना है, इसके कारण मिसकैरेज होने के चांसेस हैं, बट लेबर पेन को इंड्यूस करने के लिए डिनोप्रोस्टोन को यूज कर सकते हैं। What is the role of prostacyclins, prostaglandin I2 in platelet function? प्लेटलेट के फंक्शन में प्रोस्टासाइक्लिन्स PGI2 का एग्जैक्टली काम क्या है? प्रमोट्स एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, इनहिबिट्स एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, एक्टिवेट्स क्लॉटिंग फैक्टर्स, डिक्रीजेस ब्लड फ्लो। राइट आंसर है इनहिबिट्स एग्रीगेशन। ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देगा, एज वेल एज ये आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखो, प्लेटलेट एग्रीगेशन इंजुरी में जरूरी है, लेकिन इंजुरी नहीं है। लेकिन बेवजह अगर प्लेटलेट ऐसे एग्रीगेट होने लगे तो आपकी ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, ब्लड फ्लो हो नहीं पाएगा, ऑर्गन को ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा, तो ऑर्गन के सेल एक एक करके हाइपोक्सिया के कारण, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण डेड हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई प्रोस्टासाइक्लिन्स एक्चुअली प्लेटलेट्स को अननेसेसरी एग्रीगेट नहीं होने देते।
विच गाउट मेडिकेशन इज यूज टू इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। अगर आपको यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ाना है तो कौन सी मेडिकामेंट आपकी मदद करेगी? एलोप्यूरिनॉल, कॉल्चिसिन, प्रोबेनिसिड या फेबॉक्सोस्टैट? इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रोबेनिसिड। बेसिकली ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन यूरिन में बढ़ा देता है, जिससे कि गाउट में जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं ना, वो कम से कम बनेंगे, प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो एक ऐसी मेडिकामेंट जो यूरिन में यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ाती है वो है प्रोबेनिसिड। ये सारी मेडिकामेंट्स यूज होती है, जिसमें से एक्यूट गाउट के लिए कॉल्चिसिन यूज होता है, क्रॉनिक कंडीशन में प्रोबेनिसिड, एलोप्यूरिनॉल, फेबॉक्सोस्टैट इनको यूज करेंगे। Which of the following drug is used in the prevention of NSAID-induced ulcer? अगर आपको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के कारण होने वाले अल्सर को प्रिवेंट करना है तो कौन सी मेडिकामेंट यूज करेंगे? ओमेप्राजोल, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, सेलेकॉक्सिब्स। अब प्रिवेंटिव मेजर्स में दो मेडिकामेंट्स यहां पे अवेलेबल है जो आपको NSAIDs के कारण होने वाले अल्सर्स को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए मदद कर सकता है। एक तो है सेलेकॉक्सिब्स, क्योंकि इसके जीआई रिलेटेड साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, बट उसके साथ और एक ड्रग है जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमेप्राजोल। ये क्या करता है? स्टमक एसिड का सीक्रेशन जो है उसे ही कम कर देता है, तो अल्टीमेटली NSAID इंड्यूस्ड अल्सर जो है वो प्रिवेंट हो गए। तो ओमेप्राजोल के कारण यहाँ पे NSAIDs के कारण जो अल्सर्स होता है, जैसे कि एक्सेसिव एसिड सिक्रीशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन, ये आप ओमेप्राजोल के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्रग बेसिकली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जिससे एसिड का सिक्रीशन होगा ही नहीं। एसिड का सिक्रीशन नहीं होगा, अल्टीमेटली आप NSAIDs को प्रिवेंट कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ सेलेकॉक्सिब जो है वो सिलेक्टिवली COX-2 एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, इन्फ्लेमेशन कम है, एज वेल एज जीआई रिलेटेड साइड इफेक्ट्स भी कम है। बट यहाँ पे बोला है प्रिवेंशन, एसिड सिक्रीशन कम से कम, दैट इज ओमेप्राजोल। तो यहाँ पे ओमेप्राजोल मोस्ट सुटेबल आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए। Which leukotriene receptor antagonist is commonly prescribed for allergic rhinitis? अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस होता है, ऐसे कंडीशन में कौन सा ड्रग यूज करेंगे जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेगा? दो ही ड्रग्स है, ज़ाफिरुलोकास्ट, मॉन्टेलुकास्ट। तो चलो देखो, विलिटोन, मॉन्टेलुकास्ट, साल्बुटामॉल, प्रेडनिसोन, एक ही ऑप्शन है, दैट इज मॉन्टेलुकास्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Which condition is primarily treated with prostaglandin analog like latanoprost? इसमें से कौन सी बीमारी है जो आप लेटानोप्रोस्ट की मदद से ठीक कर सकते हैं? हाइपरटेंशन, ग्लाउकोमा, डायबिटीज, अस्थमा। लेटानोप्रोस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, तो चलो देखते हैं। इट इज ग्लाउकोमा। हमारे आंखों के एंटीरियर पोर्शन में एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन अगर बहुत ज्यादा होता है तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, उसके कारण पेन होता है, और अगर हमें इसे डिक्रीज करना है, इसका एक्सक्रीशन बढ़ाना है एंड प्रोडक्शन घटाना है, तो हम लेटानोप्रोस्ट को यूज कर सकते हैं, जो कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है जो ग्लाउकोमा में सबसे ज्यादा यूज होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म NSAID यूज? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग लंबे समय के लिए यूज करने के बाद आपके साथ क्या होगा? हेपेटोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। चलो दो गलत ऑप्शंस को हटा देते हैं। ऑप्शन बी सही नहीं है, ऑप्शन सी भी सही नहीं है, एक तो हो सकता है ए, एक तो हो सकता है डी। पैरासिटामोल का स्पेशल साइड इफेक्ट है हेपेटोटॉक्सिसिटी, लिवर डैमेज। क्या ये सेम साइड इफेक्ट NSAID से कनेक्टेड है, या फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी जहां पे आपके किडनी को डैमेज क्रिएट होता है? चलो बताओ, ऑप्शन ए वर्सेस ऑप्शन डी, दोनों में से एक को चूज करना है। आप किसे चूज करेंगे? बहुत सारे बच्चे ऑप्शन डी को चूज कर रहे हैं। चलो वेरीफाई करते हैं। इट इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इट इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी।
सो यहाँ पे हमारा ऑटोकैड चैप्टर एंड हो चुका है। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है हार्मोन्स।